दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी चैनल पर। और ये हम ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 16 हमने खोल रखा है। तो ये आपका मिक्स्ड जीएस है। मिक्स्ड जीएस मतलब इसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ये फ़ायदा है कि इसमें सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप कि आप लोगों ने जो भी अभी टेस्ट पेपर अपलोड किए गए उनमें आपने सॉल्व कर लिया होगा, मतलब उन्हें अटैम्प्ट कर लिया होगा। दूसरी बात, मैंने बताया आपको कि जैसे बहुत ज़्यादा समय ना होने की वजह से मैं भी उतना कुछ कर नहीं पाती हूँ। तो अगर आपको आर ओ हिंदी का, क्योंकि आर ओ का तो आपका कंफर्म है अभी डेट, और पीसीएस में थोड़ा बहुत अभी लोचा चल रहा है, वो भी आई होप कि बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो हिंदी ग्रामर और आपको जीएस अगर प्रैक्टिस करनी है तो 59 प्लस टेस्ट हैं। ठीक है, कितने हैं? तो 59 प्लस टेस्ट हैं, 59 प्लस टेस्ट। तो ये जीएस और हिंदी ग्रामर दोनों है इसमें। ठीक है, मिक्स है ये, मतलब केवल सिंगल जीएस नहीं है, इसमें मिक्स्ड है। तो ये आपके, मैंने आपको बताया कि 299 का है, पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस घर पे बैठ के कर सकते हैं। क्योंकि मैं उन टेस्ट पेपर के वीडियो तो प्रोवाइड करा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी यही टेस्ट पेपर हैं और प्लस मेरा भी कुछ ना कुछ चलता रहता है काम, तो इसकी वजह से प्रोवाइड ना करवा पाने और टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। तो अगर किसी को भी चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा जो मैं लिंक देती हूँ उसी पर आप मैसेज कर दीजिए, तो मैं इनको फॉरवर्ड कर दूँगी। ठीक है, जिसे भी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल जैसे देखो, ये हमारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं या टॉपिक है पीवाईक्यू में आप देखोगे तो वो इतने फाइन है कि वो हमेशा आने ही आने हैं, एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो जैसे आपको इनको याद करने में दिक्कत होती है, तो आप इस तरीके से अगर मिलता है पेज तो आप इस तरीके से बना सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से मैच करते हैं, कुछ क्षेत्र, बॉक्साइट क्षेत्र हो गया, या जल विद्युत परियोजना हो गई, या आपका जैसे दक्षिण से उत्तर का क्रम हो गया। तो ये हमारा दक्षिण से उत्तर का क्रम चला। तो कुछ चीज़ें ये आप कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगी आपको पढ़ने में और रिवीजन करने में। और अदरवाइज़ अगर आपको याद हो जा रहा तो बहुत वेल एंड गुड है, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर, हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची का दे दिया है। सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड। इसमें प्राचीन रचनाएं और इसमें उसके रचनाकार दिए गए। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, प्रबंध चिंतामणि और परिशिष्ट पर्व। आई होप इसको सॉल्व करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर दो तो बिल्कुल कंफर्म मिल रहे हैं कि अष्टाध्यायी किसने लिखा और महाभाष्य किसने लिखा है ना। तो आपको इसको सॉल्व करने में कोई टेंशन ही नहीं होगी। देखिए, जैसे ही हम इसको यहाँ पर मिलान करते हैं, अष्टाध्यायी आपका किसने लिखा है, तो ये इसका जो रचनाकार है अष्टाध्यायी के वो हैं आपके पाणिनि। और महाभाष्य किसने लिखा, तो महाभाष्य आपकी पतंजलि। ठीक है, तो जैसे आप इसमें जाते हो A3 और B4, A3 आपका 4 में दे दिया है और B4 2 जगह दिया है। तो अब आपको इनमें से कुछ और भी आना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे गेस वर्क कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि भी इसके आगे क्या होगा। ठीक है, परिशिष्ट पर्व के जो रचनाकार हैं वो हेमचंद्र हैं। कौन है? परिशिष्ट पर्व के हेमचंद्र। तो D1 हो गया। अब D1 चूंकि फर्स्ट ऑप्शन में एरिया है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। और C2 यानी प्रबंध चिंतामणि, तो इसको मेरुतुंग ने। अगर आपको ये दो याद थे फिर भी कई बार फंसा देता है, तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स आप स्टिकी नोट्स बना सकते हो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान है, लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सेकंड कह रहे कि सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ते हैं। इसमें फिलहाल बताना सत्य कथन है, लेकिन ये वाला कथन है ये आपका पहले भी क्वेश्चन में आ चुका, क्योंकि जब मैं टेस्ट सीरीज कराती हूँ, अगर कहीं पीवाईक्यू मैंने कराया या टेस्ट सीरीज में ही क्वेश्चन कराया तो कभी कभी रिकॉल हो जाता है, याद आ जाता है। आई होप कि आप लोगों ने भी इसे सॉल्व किया होगा क्वेश्चन में अच्छे से। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। देखो, यहाँ पे दिया गया है कि दोनों कथन सत्य हैं, यानी दोनों सत्य हैं, तो फिर ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि सामंतवाद का प्रथम लक्षण आपको सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है। सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान है। देखो, सतकर्णी नाम सुनोगे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, है ना। तो ये था कि पहले जो समाज था वो पितृसत्तात्मक नहीं था इस समय, बट हाँ लक्षण आपको सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचना किस शासक ने की है? धर्मपाल, दंतीदुर्ग, अमोघवर्ष या कृष्णदेव राय। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है और आपका पीवाईक्यू में भी आया हुआ है। कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग जो नामक काव्य ग्रंथ की रचना वो अमोघवर्ष ने ही की थी। अमोघवर्ष जो है वो राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था और यह धर्म और साहित्य में विशेष रुचि रखता था। साहित्य में विशेष रुचि रखते थे तभी इन्होंने ग्रंथ की रचना की, क्योंकि अगर जिसको का मतलब बुक्स या पुस्तकों से या साहित्य से मतलब नहीं है,
और किसी से मतलब है तो फिर वो इतना बुक्स की तरफ अपना रुझान नहीं रखता है, ठीक है। और इसने मान्यखेत नामक नया नगर की स्थापना भी की, तो इसने अपनी राजधानी जो है उसे बनाया था, किसे, तो मान्यखेत को। तो चले, क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया आपको, अमोघ वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस सल्तनतकालीन शासक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की बल्कि मलिक एवं सिपह सालार की उपाधि से संतुष्ट रहा? बलबन, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सुल्तान सल्तनतकालीन शासक है जो सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की बल्कि मलिक या सिपह सालार की उपाधि से संतुष्ट रहा। बात करें 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका गुलाम और भारतीय क्षेत्रों का प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर की गद्दी पर बैठा, और सिंहासन रोहण के समय ऐबक ने सुल्तान की उपाधि न ग्रहण करके केवल मलिक एवं सिपह सालार से ही संतुष्ट रहा। कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से किसकी मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट पामर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला गया? नाना फडणवीस, रघुनाथ राव, माधवराव नारायण या बाजीराव प्रथम, ठीक है। मतलब इनकी मृत्यु होती है तो पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट, उस समय जब ब्रिटिश यहाँ भारत में थे तो उन्होंने कहा था, यानी कि व्यक्ति में कोई गुण होंगे तभी तो ऐसा कोई व्यक्ति बोलेगा, वरना क्यों तारीफ करेंगे, और वो भी ब्रिटिशर्स तो वैसे ही नहीं करते। सन 1800 ईस्वी में अगर बात किया जाए, किसमें, तो 1800 में, पूर्ण 1800 में, सन 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु, यानी इनकी नाना फडणवीस की मृत्यु के पश्चात पूना दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बन गया। नाना फडणवीस ने अंग्रेजों की चालों से परिचित थे, अतः उन्होंने मराठों को सहायक संधि प्रणाली से दूर रखने का प्रयास किया था, और उनके मृत्यु पर ही ये वक्तव्य कहा गया। तो कौन हो जाएंगे? नाना फडणवीस। ये 1800 सन 1800 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद में ये वर्डिक्ट जो है ब्रिटिश सरकार के एक व्यक्ति देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए कि जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए कहता है कि 1932 से 34 ईस्वी में हुए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। देखो मैंने बोला था ना, ये मिक्स क्वेश्चन है। अब हिस्ट्री में इसमें आपको देखो मिडिवल का मिल गया, थोड़ा सा आपको उधर मतलब साहित्य का मिल गया, फिर ये आपका मॉडर्न का मिल गया। तो ये अभी आगे भी जीएस के, तो मिक्स टेस्ट सीरीज थी, तो मैंने कहा इसको पहले पिकअप किया जाए, है ना। तो कारण कह रहे हैं कि 1930 से 36 ईस्वी के मध्य श्रमिक आंदोलन कमजोर पड़ गया था। ये कह रहे हैं, देखो कथन में पहले क्या कहा, 1932 से 34 ईस्वी में हुए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। कम क्यों रही? तो कारण है उसका, कह रहे हैं कि 1930 से 36 ईस्वी के मध्य श्रमिक आंदोलन कमजोर पड़ गया। अब ये एक दूसरे को अगर संतुष्ट करते हैं तब तो आपको वेल एंड गुड, नहीं करते तो आपको बताना फिर इसमें गलत क्या है, ठीक है। देखो 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AIUTC में विभाजन के उपरांत श्रमिक संगठन साम्यवादी तथा अन्य में विभाजित हो गया। जो AIUTC है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, इसमें मतलब तिफाक हो गया, एक तरह से कहते हैं कि उनके परिवार में तिफाक हो गया। अब 4 लोग इधर चले गए, 4 लोग उधर, तो उसी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। वही बात है यहाँ पर। साम्यवादी नेता देश पांडे ने लाल ट्रेड यूनियन का गठन किया और इससे 1930 से 34 तक कांग्रेस के अंदर समाजवादी कांग्रेस दल की स्थापना से पूर्व श्रमिक आंदोलन अपेक्षाकृत कमजोर पड़ गया। तो आपका ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही मतलब की व्याख्या भी करता है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, देखो मैं बहुत तो समझदार नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा मास्टर हो गई हूँ, पर जो मेरी समझ से चीज़ें क्लियर होने की कोशिश करती हूँ कि जैसे चीज़ें क्लियर हो जाए कहानी के तरीके, आपको क्वेश्चन आंसर ना पढ़ना पड़े, उसकी थोड़ी कहानी आपको अच्छी लगे तो क्वेश्चन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मैं सिर्फ इतनी कोशिश करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की? अब ये अष्टछाप भी आपका वर्डिक्ट जो है दिया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विट्ठलनाथ या शंकरदेव, ठीक है। आंसर तो आपको इसमें आना चाहिए फिलहाल, कौन है? तो विट्ठलनाथ है। तो केवल विट्ठलनाथ ने ऐसा क्यों कर दिया? मतलब ये इतने कृष्ण जी इनको प्रिय थे क्या? ऐसा कुछ था? देखो मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से विट्ठलनाथ ने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की थी। तो इन्होंने फिलहाल इतना ही दिया है, तो हम इतना ही समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहे हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसीलिए मैं आपको स्टिकी नोट्स बनाने को कहती हूँ, क्योंकि इनमें क्या होता है, डेट कई बार कई सारी चीज़ों की एक ही होती है लेकिन मंथ का फ़र्क हो जाता है। मैंने 1-2 बार स्टिकी नोट्स दिखाए भी हैं और मैं फिर बीच में दिखाऊंगी कि महीने से आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है,
ये दो चीज़ें तो आपको थोड़ा थोड़ा सा अगर ध्यान करें तो याद ही होगा। देखो सबसे पहले जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा, जो घटना घटित होगी वो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, है ना। आई थिंक बहुत सारे लोगों को याद आ गया ना। हाँ, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो यहाँ दिया है, एक ऑप्शन में ये 4 पहले दिया, इसमें भी तो होंगे इन दोनों ही ऑप्शन में कोई एक, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा सा और याद हो, 1931 और 32 में आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होते हैं, मंथ का फर्क होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो आपका ये होता है, ये आपका होता है 1931 में, ओके। तो यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट के बाद में ये थर्ड। अब कोई बात नहीं, एक बार फिर देख लेते हैं। पूना पैक्ट जो है, आपको अगर याद हो, जो पूना पैक्ट है तो ये उसके पूना पैक्ट जो है ये भी आपका 1932 में होता है, तो ये इससे बाद ही में होगा। साइमन कमीशन जरूर आपका इससे पहले होता है, वो 1927 में होता है। कब होता है? 1927 में। 1919 को पिक करो पहले, फिर साइमन कमीशन को पिक करो। अब आपका ऑप्शन बहुत ईजीली निकल आएगा। लेकिन ये तो चलो ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, ये ईयर अलग अलग है। बहुत सारे क्वेश्चन में मंथ का फ़र्क होता है, ईयर सेम होते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑप्शन से हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद में ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के बाद में आपका ये थर्ड हो गया और ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें, ये फिफ्थ हो गया, फिफ्थ के बाद में 6 हो गया, 7 हो गया, 8। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि स्टोरी ऑफ बारदोली पुस्तक की रचना किसने की थी। अगर आपको पता हो, 4 ऑप्शन दिए हैं फिलहाल, लेकिन जो बारदोली घटना घटित होती है उसमें अहम भूमिका किसकी रहती है, तो वहाँ पर बारदोली घटना में तो पता है आपको सरदार पटेल जी की रहती है, लेकिन ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पुस्तक ये किसने लिखी है, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ बारदोली जो पुस्तक है, इसकी रचना गांधी जी के निजी सचिव रहे, कौन? महादेव देसाई, इन्होंने इसकी रचना की है, ठीक है। और ये कौन रहे हैं, तो ये महात्मा गांधी जी के निजी सचिव रहे हैं, ठीक है। तो अगर बारदोली पुस्तक की जगह घटना दे देगा तो आपका आंसर यहाँ पर बदल जाएगा, तब आपका सरदार पटेल जी हो जाएंगे। लेकिन अगर पुस्तक के नाम आएगा तो फिर कौन होगा, आंसर दूसरा हो जाएगा, ओके। फिलहाल नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करें। जहांदार शाह, बहादुर शाह प्रथम, फरखुर सियार और मोहम्मद शाह प्रथम। उपरोक्त उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कोड से सही उत्तर हमें बताना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में, और यही एग्जैक्ट तो नहीं, बस ऐसे ही लाइनिंग में समीक्षा अधिकारी फरवरी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था, तो ये इस तरीके से पूछते रहते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर आपको इनका कुछ भी आइडिया नहीं है तो फिर इनको आपको टिक करने में या आंसर देने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अगर देखोगे 1707 से शुरू होता है, लेकिन 1707 से यहाँ पर दिया है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर बात करें तो ये आपका बहादुर शाह प्रथम, ये 1707 से 12 जाते हैं, ठीक है। अगर आपको याद है तो, जैसे मुझे केवल इतना याद है जहांदार शाह का, ठीक है, जहांदार शाह के याद है, ये 1712 से 13 रहते हैं, ओके। तो ये 12 से 13 तक ये करते हैं, तो पहले आपका आ जाएगा सेकंड। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये 7 से 12 चलते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आपके 2 ऑप्शन में दिए हैं, लेकिन इसके बाद में क्या आएगा, 1712 के बाद में 13, तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, तो ये सही हो जाएगा। अब इनकी भी डेट मैं बता देती हूँ, और आपका डिटेल में चीज़ें दी तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। इनको अगर आप थोड़ा सा याद कर लेते हो तो आसानी रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन आता है। इसके बाद में आ जाएंगे फरखुर सियार, ये आ जाते हैं 13 से 19 तक, इनका शासनकाल जो है वो चलता है, ठीक है, 13 से 19 तक कर पाते हैं। और इसके बाद में मोहम्मद साहब प्रथम आते हैं, मोहम्मद साहब सेकंड भी हैं, बट मैं आपको यहाँ पर क्योंकि प्रथम ही पूछा तो प्रथम का पहले बता देती हूँ। मोहम्मद साहब प्रथम जो है ये 19 के जस्ट बाद 1719 से 48 यानी 48 तक ये जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में भी है आपका मोहम्मद साहब सेकंड, तो उनको भी कहीं नोट डाउन कर लेना और उनको भी लिख लेना, ठीक है। ये 48 तक चलते हैं, और 54 से 59 तक आपके कौन चलते हैं, तो ये सेकंड का कार्यकाल है, ठीक है। मेरे को याद था तो मैं बता दी हूँ, कहीं पर वहाँ नोट डाउन कर लेना, ये सेकंड का कार्यकाल है, ठीक है। आंसर फिलहाल ये निकल आया, इसलिए थोड़ा सा मैंने टाइम लेके बताया है, क्योंकि कई बार ये मोहम्मद साहब प्रथम न दे के द्वितीय दे देते हैं, ठीक है, तो उसको भी आपको याद रखना होगा, ओके। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कह रहे हैं मुगल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कौन सा से सही है। राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित था। दहसाला व्यवस्था औसत उपज तथा औसत कीमतों पर आधारित थी। कूट दिया है, बताना हमें A, B, C या D इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। बात करें तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, यानी दहसाला व्यवस्था जो है ये औसत उपज का, और ये इम्पोर्टेंट भी है, औसत उपज
तथा औसत कीमतों पर आधारित थी। ओके, आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई थी। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय शासन अधिनियम 1858 और 1853 चार्टर अधिनियम। देखो पहली बात तो भारत शासन अधिनियम भी हैं, 3 से 4 हैं, और चार्टर एक्ट भी आपके हैं, 1813 का है, 1833 का, 1853, क्योंकि ये जो चार्टर थे ये 20-20 साल के अंतराल में आते थे। लेकिन बीच में कभी कोई युद्ध हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे 1857 का उत्तर प्रदेश का आपको पता है कि विद्रोह होता है, तो इसके बाद में कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल जाती हैं। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको डिटेल में बता देती हूँ, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन और आगे चल के क्लियर हो जाएंगे। इसका तो आंसर मैं बताऊंगी कि इसका फिलहाल क्या होगा। जो कह रहे हैं कि गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति प्राप्त हुई थी, वो कब प्राप्त हुई थी। ठीक है, वो मतलब कौन से अधिनियम से। तो भारतीय परिषद अधिनियम जो है 1861 के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने तथा वीटो की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो क्या हो जाएगा, आंसर तो बी हो जाएगा। लेकिन देखो मैंने ये कुछ चीज़ें अपनी बना रखी हैं, तो इनसे क्या होता है कि एक क्वेश्चन अगर आया तो आपको सारे अधिनियम में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा क्या रहा। जैसे 1833 का चार्टर अधिनियम है, ये चार्टर अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम नहीं है। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। आपको पता है मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था में मतलब काफ़ी काम किया, पर उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से भारत के लिए होना चाहिए था। ठीक है, बट इन्हें नियुक्त किया गया था, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, कानूनी सदस्य के रूप में। ठीक है, अब अगर एक क्वेश्चन बन के आता है, अब वहाँ पे सारे अधिनियम दे देंगे 1861, 1892, 1935, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप कहीं पॉइंटर से, मैं इनमें जो भी चीज़ें मिलती रहती, और हालांकि ये मैंने आज ही बनाया, मुझे बनाना पहले चाहिए था, पर मैं पहले ऐसे ही काम चला रही थी, पर फिर मैं जब भूलने लगी तो मुझे लगा कि कुछ कहीं कहीं कुछ चीज़ें तो अपने हाथ से लिख के रखना ही चाहिए, ताकि वो आपको दोबारा रिकॉल करने में, रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, इसी के तहत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया, लेकिन उनके पास वीटो की शक्ति नहीं हुई, वो सिर्फ हिस्सा ले सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, ये अधिनियम है, इसके अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, किंतु वोटिंग की नहीं। अब देखो केवल अगर वो ये क्वेश्चन बना देंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीयों को वोटिंग की शक्ति प्राप्त हुई, अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो या तो होगी या तो नहीं होगी, पढ़ा है तो एग्जैक्ट आप आंसर बता दोगे। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको और बताती हूँ। देखो 1935 का तो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम अपने आप में पूरा एक तरीके से कह सकते हो मैग्ना कार्टा है या बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अभी मैंने सिर्फ 3 या 4 पॉइंट ही नोट किए, ये मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी 1-2 दिन में। तो बीच में अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तब मैं आपको फिर और ये दिखा दूँगी। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय यानी फेडरल इंस्टीट्यूशन 1937 में मतलब उसकी स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस गोयर। देखो एक होता है, ये नियम है 1935 का, लेकिन इसके तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की जाती है 1937 में। संघीय न्यायालय को इंग्लिश से याद रखना फेडरल इंस्टीट्यूट, और आपका जो भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है वो दूसरे अधिनियम के तहत की जाती है। तो कन्फ्यूज मत होना, मैं बीच में 3-4 बार कन्फ्यूज हुई हूँ, मैंने आंसर अपना गलत दिया है। मेरे साथ ऐसा हुआ, आपके साथ ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं, और ना ही हो तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि जो मैंने गलती की उससे आपको कुछ सीख मिलनी चाहिए। दूसरी बात, इसी अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन लाया गया, परंतु जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसको हटा लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, किसके, तो 1935 के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा सेंसियर हैं तो इन चीज़ों को कहीं नोट डाउन करके रख लीजिए, बड़ा काम आएगा आपको। देखो 1813 का जो चार्टर होता है, इसी अधिनियम के तहत इस शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए अनुदान दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के तहत इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी जाती है। इसके तहत ही 1813 के तहत चाय और चीन को छोड़कर भारत में EIC की मोनोपोली, यानी जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी मोनोपोली को खत्म कर दिया जाए। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, आपको पूरा लिख लेना तो आपको याद रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इस अधिनियम के माध्यम से कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, वो जो मैंने बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से की जाती है। अच्छा, स्थापना जब की जाती है तो CGI इसमें कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे प्लस 3 और सदस्य थे। दूसरी बार 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो आपकी EIC में उसको शॉर्ट फॉर्म EIC का ही सारे लोग बोलते हैं। EIC की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी प्लस बिजनेस एक्टिविटी, मतलब व्यापार था और ये लोग शासन को भी देखते थे ना, भारत में मैनेज करते थे, तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। अलग किया गया तो क्या रूप दिया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दिया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
हालांकि ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं तो इनको बहुत पहले तैयार कर लेते हैं, पर आप अगर अलग अलग डिफाइन करके लिख लोगे, अभी इनमें बहुत सारे पॉइंट जोड़ेंगे तो बहुत से आपके कम से कम कुछ नहीं तो 100 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो इन्हीं चीज़ों से, जो भारत का इवोल्यूशन होता है, मतलब भारत में शासन के लिए पहले ब्रिटिशर्स क्या क्या करते हैं, फिर भारतीय क्या क्या करते हैं, तो वो जो पृष्ठभूमि रहती है, भारत का जो संवैधानिक दृष्टिकोण रहता है, उससे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सिर्फ जस्ट क्यूरियोसिटी थी तो मैंने कहा शेयर कर दें। हालांकि आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो कर ही रखा होगा, इनका कोई शॉर्ट नोट्स कुछ ना कुछ बना रखा होगा, और बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बनाया, नए एस्पायरेंट है तो आप बना लो तो बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिलहाल हम लौट के आते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कृष्णदेव राय, देवराज सेकंड, विरूपाक्ष या वेंकट माधव? नारायण विलास पुस्तक है, ठीक है। तो नारायण विलास पुस्तक की जो रचना की थी वो की थी विरूपाक्ष ने। ठीक है, किसने की थी? विरूपाक्ष ने 1446 से आपका 65, ठीक है, ये इनका समय रहता है, यह टाइम पीरियड रहता है। संगम वंश का अंतिम शासक था। नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना इनके द्वारा की गई थी, विरूपाक्ष के द्वारा। और ये किसके? तो संगम वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, इसे अपदस्थ कर नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना कर डाली थी। मतलब हमेशा होता है कि जब कोई घर जर्जर होने वाला होता है तो या उस पर कोई कब्जा कर लेता है या उसे गिरा करके नया घर बनाया जाता है, नई बिल्डिंग बनाई जाती है। ऐसे ही जो डायनेस्टी होती हैं, जितने भी आपके ये काल आए, मतलब कि समय आए, पीरियड आए, तो उसमें ऐसा ही होता है। तो संगम वंश के आखिरी मतलब रूलर थे, तो इनको हटा करके फिर किसकी स्थापना हुई? तो सालू वंश की हुई। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुनेंगे? ये 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आप पहले पढ़ लो अच्छे से। बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म आपको पता है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में होता है, और 1920 में ICS की परीक्षा पास की लेकिन इस्तीफा दे देते हैं। और फिर इनके जो राजनीतिक गुरु होते हैं चित्तरंजन दास होते हैं, और 1923 में वे कलकत्ता के मेयर चुने जाते हैं। तो 1923 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था शिक्षा में सुधार, अकाल के कारणों को पता लगाना, देशी रियासतों संबंध या भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तो इनाम कमीशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर बात की जाए इनाम कमीशन की, तो इनाम कमीशन का उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना था। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में की गई थी। देखो नाम ऐसा दिया कि इनाम, मतलब कोई अच्छा काम करो तो इनाम मिलेगा, बट क्या था? जो भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था, है ना। तो नाम और काम में अलग ही बात है। फिलहाल नेक्स्ट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिया था? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, ये स्थान का नाम पूछ रहे हैं कि किस स्थान पर यह दिया गया था। तो ये आपका मलेशिया में। ठीक है, कहाँ पर? मलेशिया में। और ये जब मलेशिया में दिया था तो जो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने जब मलेशिया में दिया तो आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए दिया था। ठीक है, तो उस समय ये दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया? यहाँ पर पूछा नहीं किया गया। अभ्युदय, हिंदुस्तान, सोम प्रकाश, इंडियन मिरर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और मदन मोहन मालवीय ने किसका नहीं किया है यहाँ पर? ठीक है, तो थोड़ा सा अगर देखोगे पत्र पत्रिका तो अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, इसका अभ्युदय, लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान, और इसके बाद में क्या है आपका? लीडर। सोम प्रकाश और इंडियन मिरर, सोम प्रकाश का ईश्वरचंद्र विद्यासागर और इंडियन मिरर का केशवचंद्र सेन। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा कि 3rd और 4th का उन्होंने प्रकाशन नहीं किया है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर आप देख लो अभ्युदय हिंदुस्तान तो लिखा है, लीडर यहाँ लिख लो, तो इतने चीज़ों का इन्होंने किया है। ठीक है, 3 का किया है, 2 का नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। कह रहे कि हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किस सूबेदार ने की थी? बहुत सिंपल है, चिनकिलिस खान है। थोड़ा बोलने में अलग है तो याद भी हो जाएगा, सूबेदार चिनकिलिस खान। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा दक्कन में नियुक्त सूबेदार चिनकिलिस खान निजामुल मुल्क ने 1724 में की थी। देखो इन यहाँ पर ये भी नाम अगर आ जाए तो उसको ध्यान रखना, निजाम मुल फिर है मुल्क। ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का है बोलने में क्योंकि नाम ही है निजामुल मुल्क। ओके, और ये 1724 रहेगी टाइम पीरियड इनका जो रहेगा। तो क्या हो जाएगा? चिनकिलिस खां। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, फिर कह रहे हैं ब्रिटिशकालीन आयोग है और ये गवर्नर जनरल या वायसराय हैं। सिंचाई आयोग, लॉर्ड कर्जन, एचिसन आयोग, लॉर्ड डफरिन, दुर्भिक्ष
आयोग लॉर्ड लिटन एंड फ्रेजर आयोग लॉर्ड हार्डिंग। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। फ्रेजर आयोग का गठन जो होता है, ये जो आयोग है इसका जब गठन होता है ये होता है 1902 में। कब होता है? 1902 में। और किसके समय होता है? तो लॉर्ड कर्जन के समय ही होता है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा भैया? वही जिन्होंने बंगाल के, ठीक है, बंटवारा। तो क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है। हम लोगों ने 9 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, तो ये 9th आपका हो गया या 9 हो गया। इसके बाद में ये आपका 10th हो गया, फिर 11th हो गया, 12, 13 और ये हमारा 14। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं 15 है आपका, 16 है, ये हमने 17 देखा, 18 और इसके बाद में 19। चलो आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी एक सही सुमेलित नहीं है। फरैजी आंदोलन या फराजी आंदोलन 1819, तायूनी आंदोलन 1890, अलीगढ़ आंदोलन 1875 और अहमदिया आंदोलन 1889 से 90। अब इसमें आपको एक या दो कुछ आइडिया होगा तो शायद, क्योंकि फिलहाल एक ही सही सुमेलित नहीं है तो आपको चारों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मतलब वैसे काम तो नहीं चलेगा। बात करें जो फरेजी आंदोलन या फराजी आंदोलन है, ये आपका कब होता था? फरीदपुर बंगाल में होता 1819 में। फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन सही है। तायूनी आंदोलन की बात करें तो ये आपका ढाका में होता है 1839 में, ठीक है। कब? तायूनी आंदोलन, तो ये आपका होता है ढाका में और 1839 के आसपास होता है, ना कि 1890। तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। अलीगढ़ आंदोलन की बात करें तो ये आपका अलीगढ़ में 1875 में होता है और अहमदिया आंदोलन की बात करें तो ये भी आपका फरीदकोट 1889 से 90 में होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट्स किसने जारी किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो। हम बात करें अगर भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में दी वे आउट नामक पैम्पलेट्स या पंपलेट्स जारी किया था। किसने जारी किया था? सी राजगोपालाचारी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि वर्ष 1922 में सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई। तो इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? 4 ऑप्शन है, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, हकीम अजमल खां या मोतीलाल नेहरू। सविनय अवज्ञा जांच समिति की बात हो रही, वर्ष 1922 की बात हो रही है, ठीक है। तो जून 1922 यानी 1922 में कांग्रेस द्वारा अपनी भावी रणनीति हेतु सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई थी। और इस समिति के अध्यक्ष हकीम अजमल खां थे और इसके सदस्यों में मोतीलाल नेहरू तथा डॉक्टर अंसारी, विट्ठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगा इत्यादि थे। तो किसको इसमें मतलब अध्यक्ष बनाया गया था? तो हकीम अजमल खां को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्यशोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था। बिहार में आदिवासियों का उन्नयन, गुजरात में मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन चलाना, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना या पंजाब में एक किसान आंदोलन चलाना। सिंपल है आपका कि इसमें कौन था। तो इसका आपको पता है कि एक सिंपल उद्देश्य था महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाना, ठीक है। सत्यशोधक समाज की बात हो रही है यहाँ पर। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों द्वारा पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास बर्रा डकैती का संबंध है। मद्रास से, पंजाब से, बंगाल से या उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से तो बिल्कुल नहीं है, ध्यान से देखना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जगह है शहर में बर्रा, वहाँ पे बर्रा 1, बर्रा 2, बर्रा 5, बर्रा 7 ऐसे करके बर्रा 12 समथिंग हैं, कई सारी जगह हैं, उसको मत करना। मैंने ही यही ठीक किया था। ये जगह जो है बर्रा डकैती, इसका संबंध फिलहाल बंगाल से है। बर्रा डकैती 2 जून 1908 को, ठीक है, 1908 को 1908 में पूर्वी बंगाल में ढाका अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी और यह क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक प्रयास था। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना आपको पता है कि पुलिन दास ने की थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, इससे संबंधित है। फिलहाल नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस एक प्रस्ताव में की गई थी। अभी मैं जो आपको दिखा रही थी उसी में आपने देखा भी होगा कि ये की गई थी 1942 में क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। इसके 3 सदस्य थे, कौन कौन से? लॉर्ड पेंथिक, लॉरेंस और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। इन्हीं के नाम पे क्रिप्स ये पड़ा था प्रस्ताव। और एवी एलेक्जेंडर इस मिशन की कुछ सिफारिशें थी। इनका ये था कि आप पहले मुझे जो विश्व युद्ध चला था 1939 का, उसमें आप मेरा साथ दो, फिर हम आपको एक संविधान सभा या निर्माण करने का समथिंग कुछ देंगे, लॉलीपॉप टाइप का ये दिखा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका? क्रिप्स प्रस्ताव। अब ऐसे क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाते हैं अगर उसको आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है। इसके पहले जो टेस्ट पेपर हमने सॉल्व किया, अगर उसको आपने पूरा देखा होगा, जो 2-3 मिनट देखते हो ना, 2-3 मिनट से कुछ भी नहीं होने वाला, ना आपका भला होगा ना दूसरे का, ठीक है। तो उसमें देखो ये क्वेश्चन कई बार आया था। अनाई मुडी चोटी के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य है।
या केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, या पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, या भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको दो में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है, कि दक्षिणी पर्वत भाग का भाग है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है या दक्षिणी भारत की ऊंची चोटी, ये कौन सी है, ठीक है। इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। हालांकि मैंने स्टिकी नोट्स दिखाया था कि उसको आप उस तरीके से लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर बात करोगे यहाँ पर कि कितने गलत है कितने सही है, याद है तो कोई बात नहीं है। अनाईमुडी चोटी के संबंध में बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख चोटियाँ अनाईमुडी जो 2695 मीटर है, डोडा बेटा आपकी 2637 मीटर और महाबलेश्वर आपकी 1837 मीटर है। तो फिलहाल आपका डी ऑप्शन सत्य है, यानी उपरोक्त सही है, यानी यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। केवल केरल पूछता तो कोई बात नहीं, लेकिन इडुक्की जिला पूछा तो अब आपको कन्फर्म होना चाहिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कर्क रेखा को आधार माना जाए तो यह भारतीय जलवायु को किन दो प्रमुख कटिबंधों में विभाजित करती है। समीक्षा अधिकारी का रिपीटेड क्वेश्चन, और इसके पहले भी कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। ध्रुवीय तथा उपोष्ण, उष्ण तथा उपोष्ण, उष्ण तथा शीतोष्ण या उपोष्ण तथा शीतोष्ण, ठीक है। तो कटिबंध नहीं दिया, वरना यहाँ पर कटिबंध नहीं लिखा है, यहाँ पर तो दिया कि कौन से दो कटिबंधों में विभाजित करती है। तो ये आपको उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करती है अगर कर्क रेखा को आधार माना जाता है तो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उच्च सागर, आंतरिक जल, प्रादेशिक समुद्री सीमा, आधार रेखा या अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब हमको इनको बताना है कि पहले कौन आएगा। देखो, सबसे पहले अगर बात करोगे तो आंतरिक जल आएगा, स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित रहता है आंतरिक जल। आंतरिक जल बोले तो सेकंड, ठीक है, ये सबसे पहले हो जाएगा पहले नंबर पे। आंतरिक जल के बाद में अगर बात करेंगे तो आधार रेखा हो जाएगी, ठीक है, तो ये फोर्थ नंबर हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ। अब आपको एक ही ऑप्शन में सेकंड और फोर्थ दिख रहा है और वो ये है। इसके बाद में 3 भी आपका आ जाएगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, फिर आ जाएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र, फिर आ जाएगा उच्च सागर, ठीक है। जब ये सारी चीज़ों को क्रॉस कर जाओगे तो आप उच्च सागर के पास पहुंच जाओगे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट है सूची का क्वेश्चन है। 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। ये दर्रा है और ये उनको जोड़ने वाली मतलब नाम है या कहाँ से कौन जोड़ता है। बुर्जिल, जोजिला, बड़ा लाचा या सिपकिला, ठीक है। सिपकिला की बात करें, सिपकिला आपका किससे किसको जोड़ेगा, तो सिपकिला आपको शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा जो होगा ये आपका शिमला से तिब्बत को जोड़ेगा। शिमला से तिब्बत बोले तो D1 एक ही ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में, ठीक है। आंसर बड़ा इजी निकल आया। अब आपको ज़्यादा माथा कफाने की। नेक्स्ट कह रहे हैं सूची का फिर दिया है क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड से सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में झील है और सूची सेकंड में राज्य है, यानी ये जो झीलें हैं ये कौन कौन से राज्य में पाई जाती वो हमें देखना है, ठीक है। बात करें शास्त्रम कोट्टम झील, ये कोट्टा झील, सेकंड है तवा बोहर झील, सी है सोंगमो झील एंड डी है चेम्बर मबक्कम झील, ठीक है। थोड़ा सा अलग प्रोनाउंसिएशन है। अब इनको हमें मिलान करके बताना है कि कौन सी झील किस राज्य में पाई जाएगी, ठीक है। देखो, शास्त्रम कोट्टा झील अगर आपको याद हो तो ये कहाँ पर है सिचुएटेड है, ये हमारी सिचुएटेड है फिलहाल केरल में, ठीक है। केरल में बोले तो A4। अब A4 यहाँ 2 जगह दिया गया है ऑप्शन में, लेकिन हमें और मिलान कर लेना है। बात करें तवा बोहर झील की, तवा बोहर झील आपकी जो है वो मध्य प्रदेश में मिलेगी। कहाँ पर सिचुएटेड है, तो ये मध्य प्रदेश में। तो B2, A4 B2, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्लियर पता है कि इसका आंसर है, ठीक है। C3, सी आपकी सिक्किम में ही है, सोंगमो झील जो है वो सिक्किम में, और चेम्बर मबक्कम करके झील जो है ये आपकी कहाँ पड़ेगी, तो ये आपकी पड़ जाएगी तमिलनाडु में। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर क्या निकला, सी ऑप्शन निकल आया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमूर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। अमूर नदी का उद्गम मंगोलिया पठार से है। अमूर नदी का मुहाना उत्तरी चीन में अवस्थित है। हमें बताना कि फिलहाल इन दोनों ऑप्शन में से या कथन में से कौन सा ऑप्शन सत्य है, ठीक है। बात करें जो अमूर नदी के बारे में कह रहे हैं तो फर्स्ट तो आपका सत्य है, लेकिन सेकंड जो कह रहे हैं कि अमूर नदी का मुहाना उत्तरी चीन में अवस्थित है, ये गलत है। अमूर नदी का उद्गम मंगोलिया उच्च भूमि से होता है और अमूर नदी चीन एवं मंगोलिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, ठीक है। जैसे अब इधर को चीन है और इधर को मंगोलिया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगी, सीमा बनाती है। और इसके बाद में अगर बात करें किंतु उत्तर की ओर मुड़कर रूस में चली जाती है और इसका मुहाना रूस देश के तातरी खाड़ी तट पर स्थित है। तातरी खाड़ी रूस की मुख्य भूमि तथा सखालिन जो द्वीप के मध्य स्थित है, और सिकोटे ओलिन पर्वत अमूर नदी का पूर्व की ओर प्रवाह रोक देता, इसलिए अमूर उत्तर की ओर मुड़ जाती। मतलब चीन में इसका
वो नहीं है, इसका जो मुहाना है वो चीन में कोई लेना देना नहीं, ये चीन और मंगोलिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हुई ये रूस की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन तो सत्य है, बट सेकेंड जो है वो असत्य है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे थलावेग नियम के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अंकित किया गया? सर क्रीक, झेलम नदी, फरक्का बैराज या उपरोक्त सभी? क्या है थॉलवेग नियम के द्वारा, ये कह रहे हैं। देखो, कच्छ के रण में कई क्रीक, आपको पता है, जो जैसे समुद्र है इधर और इधर भी थोड़ा सा डिजर्ट एरिया है, तो ये जो एरिया है इनमें क्रीक करके चीज़ें डिसाइड है। सागरीय जल की अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवाहिका होती है, जैसे गोदिया कोरिक इत्यादि। सर क्रीक उन कई क्रीक में से एक है जिसे 1968 में ट्रिब्यूनल द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया। मतलब जो ये जगह है, तो यहाँ निर्धारित कर दिया गया कि इधर की इतनी सीमा भारत की और इधर पाकिस्तान की। ठीक है, ऐसा है समथिंग। तो बात करें जो यहाँ पर कह रहे हैं कि थालवेग सिद्धांत है, तो इस सिद्धांत का प्रयोग उन नदियों या अपवाह के लिए किया जाता है जो मार्ग परिवर्तित करती हैं। हरामी नाला बड़ी मात्रा में अवसाद और सर क्रीक में गिराता है, जिससे ऋतुवतीय परिवर्तन सर क्रीक में होता रहता है। मतलब वो नदी में बहुत सारा डिपोजिशन होता है, तो वहाँ जैसे परिवर्तन होता है ऋतुओं का, तो चीज़ें वहाँ बदलती हैं। तो वही कह रहे कि परिवर्तन होता रहता है। वह रेखा जो अपवाह नदी तल के निम्नतम बिंदुओं से गुजरती है थालवेग रेखा कहलाती है। कुल मिला के बात करें तो सर क्रीक यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। थालवेग नियम समझने के लिए आप डिटेल में उसको पीडीएफ को पढ़ना, तो फिर एक बार में दोबारा, मतलब अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये कह रहे हैं सूची का ये फिर दे दिया है। सूची फर्स्ट में श्रेणी दी है, सूची सेकंड में परिचालित क्षेत्र दी है। ठीक है, तो हमें इनको मिलान करना होगा। सीमांत जोत की बात करें, सीमांत जोत, लघु जोत, अर्ध मध्यम जोत और मध्यम जोत। अब इनको अगर हम मिलाएंगे तो सीमांत जोत जो होता है वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। लघु जोत की बात करेंगे तो ये 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है, लघु जोत में जो है वो 1 से 2 हेक्टेयर, और ये आपका ये हो जाएगा B3 एक ही ऑप्शन में दिया है। आप बहुत इजीली आंसर को टिक कर सकते हैं। A1, B3, C4 मतलब अर्ध मध्यम जोत की बात करें तो ये 2 से 4 हेक्टेयर, और हमारा मध्यम जोत तो 4 से 10 हेक्टेयर। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही निकल आया। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित जलप्रपातों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में अवस्थित करना। देखो, आरोही क्या होता है? छोटे से, जैसे 1 2 3 ऐसे छोटे से बड़े की ओर जाना। अवरोही 4 3 2 1 ऐसे समथिंग। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होगा। हुंड्रू जलप्रपात, जोंग जलप्रपात, कुंचिकुल जलप्रपात या दूधसागर जलप्रपात। बात करें अवरोही क्रम में लगाने के लिए, तो देखो सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाएगा जलप्रपात। देखो, जो सबसे पहले आएगा वो आ जाएगा आपका कुंचिकुल। कुंचिकुल आपका 2 जगह दिया है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा कुंचिकुल। कुंचिकुल के बाद में आपका आ जाएगा दूधसागर। ठीक है, कौन सा आएगा? दूधसागर 3 4। अब देखो 3 के बाद में 4 इसमें आ रहा, तो ये आपका हो जाएगा। फिर आएगा आपका जोंग जलप्रपात, फिर लास्ट में आएगा हुंड्रू जलप्रपात। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये बड़ा हो, तो मैं इनकी आपको जो कि वो ऊंचाई बता देती हूँ। 455 मीटर आपका कुंचिकुल हो जाएगा। ठीक है, कुंचिकुल कितना है? 455 मीटर में। 310 मीटर आपका है ये, हाँ, दूधसागर। ठीक है, 310 क्या है इसकी? 310 इसकी है हाइट। 255 क्या है आपका? तो 255 है आपका जोंग। जो ये जोंग है ये 255 है। और इसके बाद में लास्ट में अगर इसकी बात करें हुंड्रू जलप्रपात की, तो ये आपका 74 मीटर, कितना? 74। तो इस तरीके से फिर आप देख लो आपका आंसर सही है या गलत है ना। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब लाभ तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक चीज़ है जिससे उसका लाभ उसको नहीं होता। प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति होती है, भूतापीय ऊर्जा की भी। बट अगर बात करें यहाँ पर हम कि किसका नुकसान होता है, तो विस्थापन। क्योंकि जब ज्वालामुखी आता है तो वहाँ चीज़ें खराब हो जाती, घर है, ज़मीन है, वो सब खराब हो गया, तो उस जगह से व्यक्ति को विस्थापित होकर दूसरी जगह जाना पड़ता। तो ये इसका लाभ नहीं बल्कि ये इसका नुकसान है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर हमारा क्वेश्चन का। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुविलित करना है। सूची फर्स्ट में हमारी जनजातियाँ दी हैं, सूची सेकंड में क्षेत्र दिए हैं। बात करें बिंदी, फिलीपींस, एटा, ऑस्ट्रेलिया, इन्यूट, तारिम बेसिन, उइगर, उत्तरी अमेरिका। अब हमको यहाँ पर मिलान करके नाम ये दिए गए हैं, बट ये सही सुमिलित नहीं है, हमें इनको सुमिलित करके आंसर बताना होगा। बात करें बिंदुबी की, तो बिंदुबी आपका कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, बिंदुबी है, बिंदुबी ऑस्ट्रेलिया में। एटा की बात करें तो एटा आपका फिलीपींस में। हालांकि एटा ये जनजाति है, और एटा एक उत्तर प्रदेश में फेमस जगह भी है। ठीक है, इसके बाद में तो आपका ए हो गया सेकेंड और बी हो गया 1। A सेकेंड B 1।
ठीक है, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पर सही सुमेलित है। इसके बाद में C4 इन्यूट जो हो जाएगा वो उत्तरी अमेरिका और उइगर आपका तारिम बेसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सूची का ही दिया गया है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। ये देश हैं और ये उनके तेल क्षेत्र हैं, ठीक है। हालांकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में है। हम लोगों ने भी इंडियन ज्योग्राफी में काफ़ी सारे क्षेत्र जो हैं खनिज के हैं, तेल के हैं, ये देखे थे, है ना। बात करो अगर ईरान की, तो मस्जिद सुलेमान या किरकुक या बरगान या दम्मम, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ठीक है। कुछ हो सकता है कि आपको यहाँ पर शायद कुछ किस वर्क करो तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आए। ईरान की बात करें तो मस्जिद सुलेमान आपका सही है, यानी A1 सही है। और A1 की बात करेंगे तो फिर आपका एक कूट दिया है जिससे आपका आंसर निकल आएगा A1, B2, C3, D4, यानी कि ये चारों ही सही हैं, कोई भी मिसमैच नहीं है। हमें मिलान करना था लेकिन क्योंकि चारों सही है तो आंसर हमारा A सही निकल आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो हमने 30 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया था, तो ये 30 हो गया, ये आपका 31, 32, 33, ठीक है, 34, 35, 36 और 37। अब आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। पूर्वी घाट के अंतर्गत नहीं आता है। सेउराय पहाड़ियाँ, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ या वाघा मड़ पहाड़ियाँ, ठीक है। अब हमें बताना कि कौन सा इसमें नहीं आता है। वाघामोन पहाड़ियाँ जो है वो केरल के कोट्टायम इडुक्की सीमा पर स्थित है या पश्चिमी घाट पर है। जो वाघामड़ पहाड़ियाँ कह रहे हैं या वाघामोन, ठीक है, डी ऑप्शन है। तो ये आपकी कहाँ पर है, तो ये फिलहाल केरल में स्थित कोट्टायम जिले, कहाँ, केरल में कोट्टायम जगह एक है तो वहाँ पर स्थित है। कोट्टायम इडुक्की सीमा पर स्थित है या पश्चिमी घाट में आती हैं, तो फिर हमारा डी ऑप्शन ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये जलडमरू मध्य हैं और ये महासागर या खाड़ी है जिनके मध्य ये अवस्थित है, वहाँ की मतलब नाम बता रहे हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट आएगा मलक्का जलडमरू मध्य, ये हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागर। हॉर्मोज जलडमरू मध्य लाल सागर और ओमान की खाड़ी। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर। तो कह रहे उपर्युक्त दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है, ठीक है। हमें बताना कि ये तीनों सही सुमेलित है या इनमें से कोई एक गलत है। बात करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो देखो जो आपका सही आंसर है वो फर्स्ट और थर्ड है, यानी हॉर्मोज जलडमरू मध्य जो है वो किसके बीच में स्थित है। देखो जो ये हॉर्मोज जलडमरू मध्य है ये आपका ओमान और ईरान को अलग करता है, ठीक है। और ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। ये कह रहे लाल सागर और ओमान की खाड़ी, तो लाल ओमान की खाड़ी तो है पर ये साथ में फारस की खाड़ी भी है, ठीक है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, तो इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही नहीं है। आगे बढ़ेंगे फिलहाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन एक कथन असत्य है। ये पूछ रहे हैं असत्य है। यह पूर्णतया विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। इसके दक्षिण में कार्पेटियम की खाड़ी अवस्थित है। ये जो एक वर्ड है ये मैंने टेस्ट सीरीज में 4-5 बार देख लिया है, ठीक है, कि कार्पेटियम की खाड़ी दक्षिण में अवस्थित है, यानी ये बहुत मतलब कि टॉपिक परेशान करता है। इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है और आयर झील यहाँ अवस्थित है। हालांकि आयर झील यहाँ अवस्थित इन्होंने सिंपल दे दिया, वरना ये भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम कहाँ अवस्थित है ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसको पहले बहुत अच्छे से डिटेल में देख लेना। देखो मैंने बोला था ना कि ये वाली लाइन बहुत परेशान करती है। तो इसके दक्षिण में कार्पेटियम की खाड़ी नहीं अवस्थित है, बल्कि कार्पेटियम की जो खाड़ी है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, तो उत्तर में अवस्थित है। और बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। तो इन चारों टॉपिक को अच्छे से लिख लेना, कई लाइनों को बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरण पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती एंड 4 टुंड्रा। इन पारिस्थितिकी तंत्र वर्गीकरणों के एल्बिडो मूल का घटता क्रम होगा, ठीक है, घटता क्रम बताना है यहाँ पर। अगर बात करें तो परितंत्र के अनुसार अगर एल्बिडो मूल का घटता क्रम देखोगे तो सबसे कम कहाँ होगा, टुंड्रा में। टुंड्रा बोले तो 4 ऑप्शन, अब 4 ऑप्शन आपका 2 जगह दे दिया है, ठीक है। टुंड्रा के बाद में कहाँ का होगा, अब इसलिए टुंड्रा के बाद में टैगा का होना चाहिए, ठीक है। तो 4-1, अब देखो 4-1 यहाँ भी दिया, इतना होशियारी से दिया कि आपको अगर पूरे नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का होगा, ठीक है, 3, यानी बी ऑप्शन आपका निकलेगा। और फिर सेकंड जो लास्ट में आएगा वो होगा उष्णकटिबंधीय सदापर्णी का, ठीक है। तो ये जो मतलब इसका घटता क्रम है एल्बिडो का, वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से कौन से शीत एवं शुष्क पवन है। तो हमें बताना है कि फॉन या चिनूक या सिराको या मिस्ट्रल, इनमें से कौन सी शीत भी है और शुष्क पवन भी है, ठीक है।
बात करें तो फ्रांस में बहने वाली जो मिस्ट्रल है, ये स्थानीय पवन शीत एवं शुष्क दोनों हैं। और जो ये 3 पवन है मिस्ट्रल को छोड़ के, फोन, सिराको, चिनूक, ये क्या है, ये तीनों गर्म पवन है। ठीक है, ये तीनों मतलब हॉट विंड कह सकते हैं या गर्म पवन है। और ये जो है ये आपकी दोनों का उदाहरण है, शीत का भी और शुष्क का भी। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही सुमेलित है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये उद्गम स्रोत हैं और ये नदियाँ हैं। डेन्यूब, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लू नील, विक्टोरिया झील, मिसिसिपी, इटास्का झील, यांगटीसी, तिब्बत का पठार। अब इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ब्लू नील नदी का उद्गम स्रोत जो है वो ताना झील इथोपिया में है, जबकि वाइट नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। तो जो ब्लू नील कह रहे हैं कि विक्टोरिया झील से, यहाँ से वाइट नील निकलती है। कौन सी निकलती है, वाइट नील। और जो ब्लू नील निकलती है वो कहाँ से निकलती है, तो वो मैंने आपको बताया अभी कहाँ से, तो ताना झील से निकलती है। ठीक है, दिन एक दिन ताना से याद कर लो कि ताना झील से निकलती है। याद ही तो करना, किसी भी तरीके से याद कर लो, बस किसी को हर्ट ना हो, है ना। चलो नेक्स्ट इनका कहना है कि निम्नलिखित में से कौन एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित सबसे छोटा देश है। सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया या जिबूती। ये क्वेश्चन 2-3 बार टेस्ट सीरीज में ही मैंने करवाया है और सिंपल है आपका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सबसे छोटा देश की बात करोगे तो जिबूती हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कह रहे हैं कि बाल्कस झील कहाँ अवस्थित है, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान या कजाकिस्तान। ओके, बाल्कस झील आपकी कजाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। ये खूब पूछते हैं। ठीक है, सार्गेसो सागर, बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर, तो उसके तट या देश जो भी होते हैं, तट पे देश स्थित हैं नहीं स्थित है, ये क्वेश्चन इस तरीके से खूब आते हैं, तो इनको जरूर तैयार करो। कह रहे हैं स्वीडन है, पोलैंड है, नॉर्वे है एंड रूस है। कौन सा देश है जो तट पे स्थित नहीं है। ठीक है, और किसके, तो बाल्टिक सागर के। आप पहले गेस करो, गेस करके देखो कि आपका आंसर क्या सही जा रहा क्या है। तो बाल्टिक सागर के तटीय देश जो हैं वो हैं आपके डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, जर्मनी, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रूस और स्वीडन। क्या हो जाएगा, नॉर्वे जो है वो नहीं स्थित है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ओसेनिया का सबसे बड़ा व सबसे छोटा देश क्रमशः है न्यूजीलैंड तथा वनुआतू, ऑस्ट्रेलिया तथा फिजी, ऑस्ट्रेलिया तथा नॉरो या न्यूजीलैंड तथा फिजी। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले टेस्ट सीरीज में किसी न किसी में बता चुकी हूँ। बात करें अगर यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि प्रशांत महासागर हुआ तथा इसके आसपास के जो फैले द्वीपों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया इत्यादि को ओसेनिया में सम्मिलित किया जाता है। ओसेनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया तथा सबसे छोटा देश नौरू है। तो ऑस्ट्रेलिया तथा नौरू। ओके, नेक्स्ट है इनका कहना कि अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है, कोसियुस्को पर्वत, क्वीन मॉड पर्वत, यूराल पर्वत या इनमें से कोई नहीं, यानी 3 में से कोई है जो जिसमें इसको विभाजित करता है। तो क्वीन मॉड पर्वत जो है अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। कौन, क्वीन मॉड पर्वत। आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने 38 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया, तो 38 हो गया आपका, ये आपका 39 हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। ये आपका 40 हो गया और ये आपका क्वेश्चन नंबर है 41। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये रहा हमारा 42, ये 43, 44, 45। ठीक है, ये आपका 46, 47 और ये लास्ट आपका 48। अब आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे कि फिजी द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है किसका भाग है, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मिलानेशिया, ये इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोगों ने बात करा था कि उसके आसपास के देश, हमने कहा था कि प्रशांत महासागर तथा इसके आसपास में फैले द्वीपों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मिलानेशिया, पॉलिनेशिया इत्यादि को ओसेनिया में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे कि फिजी द्वीप जो है वो इनमें से किसका भाग है। तो फिजी द्वीप जो है ये द्वीप समूह जो गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है, मेलानेशिया का भाग है। ठीक है, मेलानेशिया का भाग है और इसकी राजधानी फिलहाल सुआ है। ठीक है, सुआ मतलब जैसे पहले गांव में नहीं पैरट को सुआ बोल देते थे लोग, तो ये सुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है सूची का ही क्वेश्चन दे दिया है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। अब ये खनन केंद्र है और ये इनकी अवस्थिति है, ये लेकिन आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो। हिडालुको, ब्रिटिश कोलंबिया, माउंट ईसा, बोको। देखो कोई चीज़ याद आ रही हो ना याद आ रही हो, अगर आपको ब्रिटिश कोलंबिया याद है, ब्रिटिश कोलंबिया का आपका ऑप्शन किससे जाएगा, तो कनाडा से मैच करेगा। देख लेते हैं एक बार क्या काम करेगा। क्या B1 देखो 2 जगह दे दिया, तो अब एक से तो काम नहीं चलेगा। हिडाल्को का नाम सुना है आपने, हिडाल्को कहाँ है, तो ये आपका मैक्सिको में। कहाँ, मैक्सिको में। तो A2 B1। ठीक है, A2 आपका यहाँ दिया है और B1 यहाँ दिया है।
अब आप आंसर को टिक कर सकते हैं आसानी से। C3 माउंट ईसा आपकी सही है गिनी में, और बोको जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का ही दे दिया है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमिलित करना। ये राज्य है और ये राज्यसभा में स्थान है। ठीक है, राजस्थान 12 सीट है राज्यसभा की, तमिलनाडु 9, कर्नाटक 10 और केरल 18 है। अब हमको मिलान करना, राज्यसभा हो गया तो उसकी सीटें देते रहते हैं, है ना। अब इनको हम थोड़ा मिलान करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मुझे एक ऑप्शन याद है, एक या दो ऑप्शन याद है। ठीक है, तो अब हम मिलान करते हैं। राजस्थान क्षेत्र बड़ा है, लेकिन राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कम है, वहाँ पर कम है। मतलब यहाँ पे जो डिजिट दिया आपको जैसे 12 दिख रहा है, आप सोचेंगे राजस्थान का क्षेत्र बड़ा है तो हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। राजस्थान की सीटें जो हैं वो आपका A3 में आएगा। राजस्थान में 10 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम मिलान करें तो A3 तमिलनाडु में आपकी 18 सीटें हैं। ठीक है, कितनी हैं, तो तमिलनाडु में आपकी राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 18 हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप 12 या 18 से कन्फ्यूज मत होना। तो A3 B4, अब B4 इसमें आ रहा है, B4 बाकी कहीं नहीं है, तो C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। C1 कर्नाटक में 12 सीटें राज्यसभा की और केरल में 9 सीटें हैं। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। मुझे क्योंकि दो चीज़ों का कहीं ना कहीं याद था, एक कर्नाटक का थोड़ा आइडिया था और राजस्थान का आइडिया था, इसलिए मैंने गेस वर्क किया। अदरवाइज बिना आंसर के आप नहीं निकाल पाओगे, गेस वर्क हर बार काम नहीं करता। आप भी इसको अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्यों संबंधों का उल्लेख किया गया है। भाग 15 में, ये भाग 14 है, भाग 11 है और भाग 10 है। याद करो, थोड़ा सा भाग को याद करो, रिवाइज करो। देखो याद आया कि नहीं याद आया। ठीक है, आई थिंक याद आया होगा। याद आया किसी को? अगर बात करें जो भारत में संघ राज्यों का संबंध को लेकर, तो ये 11 में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें एक को अभिकथन है और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ये कहता है कि जन्म स्थान लिंग तथा धर्म के आधार पर अनागरिकों के साथ विभेद किया जा सकता है। ये निगेटिव परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन है। कारण आर कहता है कि अनुच्छेद 15(1) यानी आर्टिकल 15(1) में प्रदत्त अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए हैं। ठीक है, तो अब आपको अगर अच्छे से याद है तो ही आंसर बता पाओगे, अदरवाइज फंस जाओगे। 53 नंबर क्वेश्चन में है, तो क्या दोनों ही सत्य हैं, तो आपके ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन ही सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को वापस लिया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा, C, A और B द्वारा, या D इनमें से कोई नहीं। बात करें अनुच्छेद 352 के अनुसार, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, और इस घोषणा के 1 माह के भीतर इसे संसद से अनुमोदन आवश्यक है। मतलब संसद में अनुमोदन इसका होना आवश्यक है। जो सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित हो, आपातकाल की घोषणा को संसद के साधारण बहुमत द्वारा वापस लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 54 का क्या होगा, तो A हो जाएगा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। अनुमोदन होना चाहिए विशेष बहुमत द्वारा, लेकिन वापस लिया जा सकता है साधारण बहुमत द्वारा। तो चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रथम लोक अदालत का आयोजन किस वर्ष किया गया था। 1982, 1987, 1985 या 2002 में। प्रथम लोक अदालत की बात हो रही है। तो लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश PN भगवती द्वारा दिया गया था। और सबसे पहली लोक अदालत का आयोजन की बात करें तो 1982 में गुजरात में किया गया था, और 2002 से लोक अदालतों को स्थायी बना दिया गया। तो क्या हो जाएगा, किया गया था 1982 में, और स्थायी की अगर बात करेंगे तो स्थायी आपका 2002 से बनाया गया था। ठीक है, ये गुजरात में पहली बार जो वाली बात है। स्थायी की जब बात होगी तो ये ऑप्शन आ जाएगा, और केवल इतना पूछेंगे कि आयोजन किस वर्ष किया गया, तो 1982 में किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट इनका है कि निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से। नीरजा चौधरी वाद, उन्नी कृष्णन वाद, मिनर्वा मिल्स वाद या मेनका गांधी वाद। ठीक है, तो किसका संबंध इससे है, तो नीरजा चौधरी बना मध्य प्रदेश राज्य, जो 1984 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ब्रांडेड लेबर सिस्टम यानी एबोलिशन एक्ट 1976 के अधीन सरकार का कर्तव्य केवल बंधुआ मजदूरों श्रमिकों को मुक्त कराना ही नहीं है, वरन उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था भी करना है, और ऐसा न होने की स्थिति में यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ऑप्शन A आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है राजनीति में ग्रामीण निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। मतलब इनका कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था क्यों लाई गई थी, है ना, तो उसका कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ही। सेकेंड है लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना।
कृषक वर्ग को राजनीति के लिए जागरूक करना, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली कृषक वर्ग को ही जागरूक करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप इन दोनों में से सोच सकते हो कि राजनीति में ग्रामीण निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना या लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ठीक है, तो सबसे उचित अगर आंसर की बात करोगे तो लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने 49 नंबर से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 49 हो गया आपका फिजी आइलैंड के बारे में, फिर ये हमारा 50 हो गया। ठीक है, फिर ये हमारा 51 क्वेश्चन नंबर है, 52, इसके बाद में हमने देखा 53, ये आपका रीजनिंग सेशन का क्वेश्चन है। 54 हो गया, 55, 56, ये हमारा 57। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग हैं। सेकंड, भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी, किसी भी राज्य की। ठीक है, तो सत्य कथन हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन सत्य हैं। देखो, बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी। और आपको पता है कि संसद के कितने भाग होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, तो लोकसभा यानी लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस या मतलब बड़ा हाउस कह देते हैं क्योंकि ये डिजॉल्व नहीं होती है, और फिर कौन कौन होते हैं इसमें, इसके जो भाग होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट। तो 3 लोगों से मिलकर आपकी लोकसभा बनती है, सॉरी संसद बनती है। ठीक है, 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इन तीनों लोगों से मिलकर संसद बनती है। अगर लोकसभा की सिंगल बात होगी तो फिर उसमें राज्यसभा और प्रेसिडेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति लोकसभा का अनन्य भाग नहीं होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया यहाँ पर गलत। दूसरी बात, भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो नाम दे रहे हैं, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, और वो किस राज्य की थी, तो वह वर्ष 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, तो फिर अभी इस सूरत में क्या होगा, तो इस सूरत में दोनों ऑप्शन का जो है गलत है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये चीज़ को याद कर लो, जो संघ या मतलब संसद की बात होगी तो ये बहुत कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन हमेशा देते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। क्योंकि एक बार आ गया था ना इसका वर्डिक्ट कि न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, तो फिर कोई कहीं भी राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा, है ना, जैसे सरकारें होती हैं उनकी मेजोरिटी होती है, तो उसको न्यायिक समीक्षा से परे नहीं किया गया। किसमें, गोलकनाथवाद, बम्बईवाद, प्रेम प्रकाश सिंह वाद या केशवानंद भारती वाद। ये वाद भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बम्बई बनाम भारतीय संघवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। और ये वाद कब आता है, बम्बईवाद 1975 में। ठीक है, 1975 में यह वाद आता है। 38वें संविधान संशोधन में यह उपबंध किया गया था। तो क्या हो जाएगा, बम्बईवाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, उसे केवल सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। सबसे पहले बात, आंसर याद करने या सोचने से पहले ये जो लाइन दी गई दूसरी वाली, इसको थोड़ा ना तुम शक की नज़र से देखना कि क्यों ये ऐसे कह रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जब उसे केवल सिविल मामलों में अपीलीय क्षेत्र का, या तो ये सही होता है या तो ये कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसा एक लाइन जरूर डालते हैं क्वेश्चन में, हमेशा ध्यान रखना। तो बात करें तो जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता, सही है। उसे सिविल और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त हो। देखो मैंने कहा था ना कि इस लाइन को हमेशा तुम शक की नज़र से देखना कि ये हमें क्या कंफ्यूज कर रहा है। इन्होंने क्या किया, उसे केवल सिविल मामलों में, सिविल नहीं, उसे सिविल मामलों में और आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों प्राप्त हैं। तो फिर अब ऑप्शन ए आपका केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, तो इनको यहीं तक रखते हैं और फिर इसके सेकंड पार्ट में मिलेंगे। जो भी आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रूर हमसे पूछिएगा, तो हम उसका आंसर देंगे। ठीक है, थैंक यू।